नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सत्यम सिंह और हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ गुआवा यानी कि अमरूद की खेती। तो शुरू कर देते हैं उसके वानस्पतिक नाम से। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है अमरूद का? सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा इसका वानस्पतिक या बोटेनिकल नेम है। वहीं देखें इसका कुल, तो इसका कुल क्या हो जाएगा? मिर्टेसी इसकी फैमिली है। मिर्टेसी इसकी फैमिली है। यहीं पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। जामुन की फैमिली, कटहल की फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी होती है? मिर्टेसी होती है। गुणसूत्रों की संख्या यानी कि 2n नंबर कितने इसमें पाए जाते हैं? 22 पाए जाते हैं, जो कि केला के गुणसूत्र द्विगुणित प्रजातियों में भी 22 पाए जाते हैं। उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस इसका देखें तो उष्ण अमेरिका, उष्ण अमेरिका, उष्ण अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। अब देख लेते हैं प्रमुख स्रोत। तो हमारा जो फल अमरूद है ये मुख्य रूप से विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। किसका है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन बात करें विटामिन सी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो इसका जो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल इसका नाम है। और सर्वाधिक जो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक जो पाई जाती है विटामिन सी वो किसमें पाई जाती है? बारबाडोस चेरी में, बारबाडोस चेरी। और वो भी कितनी पाई जाती है? इसमें 2000 मिलीग्राम पाई जाती है बारबाडोस चेरी में। इसके बाद हमारा आता है आंवला, इसमें कितनी पाई जाती है? इसमें 600 मिलीग्राम पाई जाती है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है ये अमरूद, तो इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं उपनाम। तो अमरूद के बहुत सारे उपनाम हैं जिसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स कहते हैं। वही इसको हम लोग गरीबों का सेब, गरीबों का सेब इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका एक वानस्पतिक क्लासिफिकेशन की फैमिली। इसका जो वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआजावा, फैमिली मिर्टेसी है। जामुन और कटहल की भी फैमिली मिर्टेसी है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 22 पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान इसका उष्ण अमेरिका है। और प्रमुख स्रोत विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उपनाम की बात करें तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स या गरीबों का सेब, ये आपकी कैडेट की परीक्षा में पूछा भी गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसके जो फैमिली है ये पूछ ली जाती है कई बार। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इसमें उत्पादन। तो हम हर फसल का उत्पादन देखते हैं, तो यहाँ पर इसका अमरूद का भी उत्पादन देख लेते हैं। बात करें उत्पादन की दृष्टि से तो भारत में प्रथम स्थान किसका है? भारत में प्रथम स्थान हमारा आता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान आता है अमरूद के उत्पादन में। वही बात करें आम के उत्पादन में तो उसमें भी इसका प्रथम स्थान आता है। लेकिन यूपी में प्रथम किस? इलाहाबाद। यूपी में इलाहाबाद का अच्छा स्थान है क्योंकि इलाहाबाद में अमरूद की खेती विस्तृत स्तर पर की जाती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आगे अमरूद के फल का प्रकार। तो अमरूद के फल का प्रकार क्या होता है? बेरी। अमरूद के फल का प्रकार बेरी होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार। अमरूद का खाया जाने वाला भाग। तो अमरूद में हम लोग क्या करते हैं? संपूर्ण फल को खाते हैं। तो खाया जाने वाला भाग क्या है? संपूर्ण फल। संपूर्ण फल इसका हम लोग खाते हैं, इसीलिए खाया जाने वाला भाग संपूर्ण फल है। अमरूद को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उगाते हैं? अमरूद को समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर उगाया जाता है। यहाँ पर इसकी खेती उपयुक्त होती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। अमरूद की खेती के लिए उपयुक्त मृदा पूछी गई है। तो इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है हमारी? सैंडी लोम, सैंडी
लोम सॉइल जो है ये हमारे अमरूद की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अमरूद में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं, यानी कि अमरूद में हम पौधों की संख्या को किस तरह से बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, स्टूलिंग विधि। स्टूलिंग विधि, स्टूलिंग विधि से हम क्या करते हैं, इसमें प्रवर्धन करते हैं। लेकिन अगर स्टूलिंग विधि ऑप्शन में नहीं देगा तो ऑप्शन में क्या देगा, बेज कलिकायन। बेज कलिकायन, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेज कलिकायन अगर स्टूलिंग ना दे तो बेज कलिकायन ऑप्शन में आपको मिलेगा। अमरूद में म्लानी रोग कितने पीएच पर होता है, तो इसका सीधा सा आंसर आप याद रखिए 7.5 पीएच पर अमरूद में म्लानी रोग सर्वाधिक लगता है। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे इसकी वैरायटीज़ के ऊपर, यानी कि प्रजातियों पर। अमरूद की बहुत सारी प्रजातियां हम लोग डेवलप कर चुके हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां आती हैं, जैसे कि सरदार गुआवा, और इसी में हम आगे देखें तो इलाहाबादी सफ़ेदा, फिर और कौन सा आता है, इलाहाबादी सुर्ख, और बनारस सुर्ख, बहुत सारी प्रजातियां इसमें आती हैं। इसके बाद एप्पल कलर, ये भी एक इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है। बेहद कोकोनट, प्रजाति इसमें आती है। और अगर देखा जाए तो श्वेता प्रजाति अमरूद की एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है। इसका लक्षण क्या है, इसमें सर्वाधिक TSS पाया जाता है। वो भी कितना पाया जाता है, 140 डिग्री ब्रिक्स इसमें पाया जाता है। सरदार गुआवा, इसको आप याद रख सकते हैं, इसका एक और नाम है लखनऊ 49 के नाम से भी ये वैरायटी बहुत फेमस है। इलाहाबादी सफ़ेदा, ये क्या है, यूपी के लिए उपयुक्त प्रजाति है, और अच्छा उत्पादन भी इसका हमारे उत्तर प्रदेश में रहता है। अब उसी प्रकार से ये बहुत सारी प्रजातियां इसमें हैं। अब अगर दो प्रकार की वैरायटी इसमें पाई जाती है, एक तो ये हो गई, दूसरी प्रजाति इसमें जो पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, वो वैरायटी हमारी कहलाती है सीडलेस वैरायटी कहें या उनको बीज रहित वैरायटी कहें, एक ही बात है। तो दूसरी वैरायटी इसमें कौन सी आती हैं, बीज रहित प्रजातियां भी इसमें आती हैं। जो हमारी बीज रहित प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, और कौन सी आती है, बेहद कोकोनट आती है, और अर्का मर्दुला आती है। अर्का मर्दुला इसमें प्रजाति आती है। इसके अलावा और इसकी अगर प्रजातियां हम लोगों को देखनी है, इसमें आती है प्रजाति एक ललित प्रजाति, ये भी बीज रहित प्रजाति है। इसके अलावा बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं, जैसे हफ्सी, हरिजा, चित्तीदार, ऐसे बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी वैरायटी की क्या विशेषता है। तो जो ललित प्रजाति है अमरूद की, इसमें क्या होता है, इसका गुदा लाल गुदा इसमें पाया जाता है। आपने मार्केट में बहुत सारी ऐसे अमरूद देखे होंगे जिनका गुदा लाल होता है, तो वो ललित प्रजाति ही होती है। वहीं यहाँ पर देखिए हरिजा प्रजाति है। इसका क्या लक्षण है, ये बिहार के लिए उपयुक्त प्रजाति हम लोग उसको कह सकते हैं। तो ये तो हो गई सीडलेस वैरायटी। वहीं अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लें, हाइब्रिड वैरायटी भी आजकल काफ़ी आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
तो एक बार देख लेते हैं संकर किस्म। संकर किस्म, संकर किस्म में जो हमारी आती है अमरूद की, वो हमारी है हाइब्रिड 45। हाइब्रिड 45 एक किस्म है अमरूद की जो कि संकर किस्म है, जो किसका किसका क्रॉस है, तो ये क्रॉस है इलाहाबादी सफ़ेदा, इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49। लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 के क्रॉस से डेवलप की हुई एक प्रजाति, इसका नाम क्या है, हाइब्रिड 45 इसका नाम रखा गया है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब प्रजातियों के बाद कुछ इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ते हैं, जैसा कि चैनल पर आपको जो भी मैटर प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप यूपी कैडेट को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, बल्कि अच्छी रैंक भी ला पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद, तो आप दिए गए संपर्क सूत्रों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं संस्थापित किस्म। अमरूद की संस्थापित किस्म कौन सी है, तो ये कौन सी है, सरदार गुआवा। सरदार गुआवा, इसको लखनऊ 49, लखनऊ 49 के नाम से हम लोग जानते हैं। ये वैरायटी कैसी है, एक संस्थापित किस्म है। अमरूद की उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है, तो अमरूद की उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है, वो हमारी किस्म है इलाहाबादी, इलाहाबादी सफ़ेदा। इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की किस्म है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित किस्म मानी जाती है। अमरूद की बेदाना, अमरूद की बेदाना किस्म में प्रवर्धन किस विधि द्वारा करते हैं, तो इसमें किस विधि द्वारा प्रवर्धन करते हैं, एयर लेयरिंग द्वारा, एयर लेयरिंग विधि से, एयर लेयरिंग विधि से प्रवर्धन करते हैं। अगर इस तरह से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि अमरूद में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर किसी वैरायटी का नहीं पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, आप उस कंडीशन में स्टूलिंग विधि लगाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि बेदाना किस्म में प्रवर्धन किस प्रकार से करते हैं, तो किससे करते हैं, एयर लेयरिंग विधि से करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अमरूद में सिंचाई का उपयुक्त समय कौन सा है, अमरूद में सिंचाई का उपयुक्त समय कौन सा है, तो इसका उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है। ये क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई की अमरूद के लिए। अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से होती है, तो इसमें क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। अमरूद में फलों को गिरने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, अमरूद में ही नहीं, अमरूद में ही नहीं, इसके अलावा जितने भी आपके फलों से संबंधित प्रश्न आएंगे उसमें रसायन पूछा जाएगा। फलों से संबंधित रसायन कौन सा है, NaA, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे NaA, इसको नेफ्थलीन एसिड भी कहते हैं। इसकी हम लोग 20 ppm सांद्रता का प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग घोल बना करके, सॉल्यूशन बना करके स्प्रे करते हैं। अमरूद का बौना मूल ग्रंथ कौन सा है, अमरूद का बौना मूल ग्रंथ कौन सा है, तो एनोपोलाइड, एनोपोलाइड 82, एनोपोलाइड 82 अमरूद का एक बौना मूल ग्रंथ है, जिसका प्रयोग हम लोग नई नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए करते हैं। अब अमरूद में बहार नियंत्रण, अमरूद में बहार नियंत्रण क्या है, ये पहली बात तो यही हम लोग समझें कि ये बहार क्या होती है। तो बहार बेसिकली क्या है, हमारे जो अमरूद का पौधा है ये एक वर्ष में 3 बार फल देता है, या 3 बार में फ्लावरिंग स्टेज आती है, उसी को हम लोग कहते हैं बहार। तो जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आप एक तरफ लिखेंगे बहार का नाम, बहार का नाम, फिर पुष्प आने का समय, पुष्प आने का समय, और हार्वेस्टिंग या तुड़ाई का समय, तुड़ाई का समय, इस तरह से आप लिखेंगे। अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो इसकी बहार आती है या नाम दिया गया है, तो 3 बहारें हैं, मैंने आपको बताया, अम्बे बहार, दूसरी बहार कौन सी है,
दूसरी बहार हमारी आती है मृग बहार, और तीसरी बहार इसको नाम क्या दिया गया है, हस्त बहार। ये केवल अमरूद में ही नहीं, अनार में भी इसी प्रकार से होता है कि बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसमें एक साल में कई बार फ्रूटिंग होती है, तो उसके लिए ये बनाया गया है। तो अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार 3 बार इसमें फ्रूटिंग होती है। अगर बात करें अम्बे बहार, तो अम्बे बहार में पुष्प कब आते हैं, इसमें पुष्प हमारे हमेशा आते हैं फरवरी से लेकर के और मार्च तक इसमें फूल आते हैं। फरवरी से मार्च तक इसमें फूल आते हैं। और इसकी हम लोग हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तुड़ाई कब करते हैं, तो इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कब करते हैं, जून से जुलाई तक इसकी हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। दूसरी बहार कौन सी है, मृग बहार। तो इसके लिए ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, या लॉजिक इसमें सबसे सिंपल सा यही है कि जब हम पहली हमारी फ्लावरिंग हुई है, उसकी जब फ्रूटिंग हो जाएगी, जब हम उसको तोड़ लेंगे, तभी तो हमारा पौधा दोबारा से एबल हो पाएगा फिर से उसमें पुष्प लगने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून से जुलाई में दूसरी बार यानी कि मृग बहार में हमारे पुष्प आ जाते हैं, जिसको जब डेवलप होकर के ये फ्रूट बनते हैं, इनका हम लोग हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तो इनकी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं भैया नवंबर से दिसंबर में इसकी हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। वही हस्त बहार जो है, इसमें क्या होता है, नवंबर से दिसंबर में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, नवंबर से दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। और इसको हम लोग कब तोड़ते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं भैया फरवरी से मार्च तक। तो जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, जो भी मार्केट में अभी अमरूद के फल आ रहे हैं, वो सारे फल हमारे किस बहार से आ रहे हैं, हस्त बहार से वो सारे फ्लावर्स आते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अमरूद के प्रमुख रोग। अमरूद के प्रमुख रोग देखने से पहले जरा एक प्रश्न यहाँ पर छूट गया है, अंतरण देख लें। अंतरण, क्योंकि आप अमरूद का अंतरण परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कैडर की परीक्षा में तो स्पेशली पूछ लिया जाता है। अंतरण जो इसका रखते हैं अमरूद में, हम लोग क्या रखते हैं, 6 × 6 मीटर का अंतरण रखते हैं। 6 × 6 मीटर का अंतरण रखते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अमरूद के प्रमुख रोग। तो अमरूद का जो मुख्यतः पूछा जाने वाला रोग है वो कौन सा है, उकठा रोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल्ट कहते हैं। विल्ट रोग इसमें लगता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर भी आपसे विल्ट रोग पूछा जाएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या कि अगर ये विल्ट रोग है तो ये किससे होने वाला है, ये कवक जनित रोग होगा। कवक जनित रोग होगा। और अगर कवक जनित रोग है तो ये उस कवक का नाम क्या है, उस कवक का नाम हमेशा क्या इसमें हम लोग देखते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम और उसकी स्पीसीज कौन सी हमारी रहती है, सिडाई उसकी स्पीसीज है। अब जब ये कवक जनित रोग है तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोकथाम के लिए हम लोग फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। और किस फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, कार्बेंडाजीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा इसमें रोग पूछ लिया जाता है, जो कि हमारा ब्रॉन्जिंग। ये रोग क्या, ये तो डिफिशियंसी से होता है न्यूट्रिएंट की। तो इसमें हम लोग, इसमें क्या होता है, इसमें जिंक की कमी से ये रोग होता है। जिंक की कमी से ब्रॉन्जिंग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कैटेट की दृष्टि से, उसमें पूछ लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ब्रॉन्जिंग जो है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो अमरूद के प्रमुख रोग में हमने उकठा रोग को देखा, कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सिडाई द्वारा होने वाला रोग है, इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजीन का प्रयोग करते हैं। ब्रॉन्जिंग है, जिंक की कमी से होने वाला रोग है। अब इसके एक बार देख लेते हैं उत्पादन उपज कहिए या इसको यील्ड कह दीजिए, एक ही बात है। उत्पादन इसका क्या होता है, अमरूद का 35 से 40 किलोग्राम प्रति
पौधा हमें इसकी उपज मिलती है। कितनी मिलती है? 35 से 40 किलोग्राम प्रति पौधा उपज मिलती है। उत्पादन मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि जो लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें उत्पादन पूछ लिया जाता है, तो उनके लिए ये था। बाकी यूपी कैडर की परीक्षाओं में उत्पादन से प्रश्न नहीं आते, तो आप परेशान ना होइए। अब मुझे लगता है ये हमारी आज की पूरी क्लास समाप्त हो चुकी है। आज की हमने क्लास में क्या देखा? अमरूद का एक अध्ययन किया जिसमें हम लोगों ने उसका वानस्पतिक क्लासिफिकेशन देखा, वानस्पतिक वर्गीकरण देखा, उसकी हमने वानस्पतिक नाम देखा, फैमिली देखे, गुणसूत्र देखा, उत्पत्ति स्थान देखा। उसके अलावा उसमें जितने लगने वाले रोग हैं हमने उनका अध्ययन किया। कुछ सामान्य प्रश्न उसके आते हैं, उसका हमने अध्ययन किया कि मृदा में उगाया जाता है, उन चीज़ों को देखा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।